हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो नवंबर 26 के अंदर आपको 5 नंबर एग्जाम में दिलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छाड़ दिए हैं, यानी कॉन्सेप्ट छाड़ दिए हैं, जहां से 99.99% एग्जाम में नवंबर 26 के अंदर आपको यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो वन शॉर्ट वीडियो कंप्लीट चैप्टर रिफंड अंडर जीएसटी। दो चैप्टर होते हैं रिफंड के, कस्टम के अंदर भी होता है और यहां भी होता है, ठीक है ना, और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिफंड अंडर जीएसटी की अगर बात करें तो नवंबर 26 में ये आपको 5 नंबर दिला सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो ये मैंने 5 चीजें दे रखी है ना यहाँ पे, बस इसको पढ़ लो ढंग से। लेकिन ढंग से का मतलब है कि इसको 100% कर लेना, ठीक है। 4 बार रिवीजन ले लेना, 100% कर लेना, और इसको 100% करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी कंपाइलर के क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है ना, वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, तो इस तरीके से 4 रिवीजन इसके लगा देना। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे जितने भी पॉइंट मैंने दे रखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनमें से कुछ भी छोड़ना मत। तो सबसे पहला कंटेंट, ठीक है, यानी टोटल 5 कंटेंट है। रूल 89 सब रूल 4, एक होता है रूल 89 सब रूल 5, और अमेंडमेंट जो मई 26 के अंदर आई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट जो मई 25 में आई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो काफी टाइम से नहीं आया, एक्सेप्शन का, तो हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए 4 से 5 नंबर का, इसलिए मैंने इसको भी डाला है। तो यहां पे टोटल ये 5 चीजें आपको कर लेनी है। अगर आप कहो कि नवंबर 26 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्लियरली यहां पे लिख भी दिया है। जो मई 26 में जो अमेंडमेंट आई थी आप लोगों की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी नवंबर 26 के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मई 26 की अमेंडमेंट जो आई थी उसमें से, ठीक है ना, मई 26 में पेपर में ना के बराबर आया था। ठीक है, तो इसलिए ये जरूर ध्यान देना इसके ऊपर। ये 5 की 5 चीजें 1 बाय 1 करके हम करने वाले हैं। किसी को जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। जहां पे भी लगे कि भैया ये चीज छूट गई, तुरंत दोबारा जाके देखो। हर एक पॉइंट को साथ साथ में क्लियर कर लो। मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे कंटेंट नंबर 1 अच्छे से करा दूं, उसका जो भी प्रोविजन है, जो भी उसके अंदर पॉइंट में कराऊंगा, उसको ढंग से याद कर लो। और जैसे ही आपको हो जाए 100%, उसके साथ में कंपाइलर के क्वेश्चन देख लो तुरंत के तुरंत। ठीक है ना, ऐसा मत करना कि यार ये बाद में देखूंगा। अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 100% कॉन्सेप्ट आपको आ गया है, उसके प्रोविजन लिख के देख लो, फॉर्मूला लिख के देख लो, जो भी है, और उससे रिलेटेड सारे कंपाइलर में क्वेश्चन 2, 4, 5 जितने भी दे रखे हो बना लेना। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रूल 89 सब रूल 4 की बात करते हैं। तो यहां पे हम पहले रूल 89 सब रूल 4 की बात करने वाले हैं। तो यहां पे मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया है कि जहां जहां पर 89 4A 4B आता था, अब इग्नोर करना है। ये अमेंडमेंट थी बेसिकली, ठीक है ना, ये अमेंडमेंट थी। तो मैं आपको वैसे भी बताता चलूंगा, डोंट वेरी। तो क्या है यहाँ पे, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको। रूल 89 सब रूल 4 के अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें अभी आपको याद होनी चाहिए। एक बार इसको समझ लो, फिर इसको याद भी कर लेना, क्योंकि है तो फॉर्मूला ही ना, आपको पता होना चाहिए क्या आता है क्या नहीं आता है। तो पहले तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेट आईटीसी मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। बोलो क्लियर है। अब एक एक चीज का वर्किंग नोट, यानी कि नेट आईटीसी कैसे निकालते हैं, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे निकालते हैं, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालते हैं, 1 बाय 1 करके मैं आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। जब भी कोई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल दे रखा हो, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फॉर्मूला आपने लिखा तो नेट आईटीसी निकालोगे। तो नेट आईटीसी कैसे निकालोगे, आइए मैं बता देता हूं। ये चीजें ध्यान रखना, नेट आईटीसी आराम से निकल जाएगा। पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, नेट आईटीसी जब भी निकालो तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज वाला जो आईटीसी होता है ना, वही आपको कंसीडर करना है। पहली बात, बोलो क्लियर है। और ये बात ध्यान रखने के बाद ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या कि जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो उसमें देखना कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आईटीसी का, अगर दे रखा है तो उसको इंक्लूड मत कर लेना, मैंने क्लियरली लिख दिया है। अगर कैपिटल गुड्स का आईटीसी दे रखा है तो उसको भी इंक्लूड मत करना, क्योंकि कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं आएगा, इनपुट का आएगा और इनपुट सर्विसेज का आएगा, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद ओनली करंट पीरियड वाला लेना है।
ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द पीरियड, करंट पीरियड, इस तरीके के वर्ड यूज कर रखे हो आईटीसी, वही आपको कंसिडर करना है। बोलो क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऊपर लिखा था 89 4A 4B, ठीक है ना, नॉट इंक्लूड, ठीक है ना, इग्नोर कर देना। अगर कभी भी ऐसा लिखा मिले ना 89 4A 4B, ठीक है ना, तो उसको इग्नोर ही कर देना है। आईटीसी के अंदर अगर कभी भी लिखा मिले, ठीक है ना, तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अगर ये सारी बातें ध्यान रखोगे, उसके बाद नेट आईटीसी निकालोगे तो आपका नेट आईटीसी निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपको पता है कि क्या लेना क्या नहीं लेना। अब आगे चलते हैं, दूसरा वर्किंग नोट, यानी दूसरी चीज क्या निकालनी। तीन चीजें निकालनी थी फॉर्मूले में। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो तीन चीजें निकालनी थी। नेट आईटीसी हमने सीख लिया। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालने के लिए ये बातें ध्यान होनी चाहिए जो मैं यहां पे बताने वाला हूं। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? पहली बात, जब भी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालेंगे तो वहां पे टोटल टर्नओवर लेना है आपको, यानी कि टर्नओवर ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस या नॉन जीरो रेटेड, मतलब कुल मिला के सभी टर्नओवर यहां पे ले लेने हैं आपको। बोलो क्लियर है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई दिखे आपको वो इंक्लूड मत कर लेना, नॉट इंक्लूड, वो इंक्लूड यहां पे मत कर लेना अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई आपको दिखे। इसके अलावा अगर कभी भी गुड्स या सर्विसेज, क्योंकि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में टोटल टर्नओवर का मतलब है वहां गुड्स और सर्विसेज दोनों का ही टर्नओवर आपने लिया हुआ। एक बात और क्या ध्यान रखनी है यहां पे, अगर कभी भी गुड्स या सर्विसेज दोनों के रिगार्डिंग अगर टर्नओवर के अंदर 89, ठीक है ना, 4A और 4B, ठीक है ना, ये इंक्लूड है तो ये ध्यान रखना, इसको इग्नोर करना कंप्लीटली, ठीक है ना, इसका कुछ भी नहीं करना है। बोलो क्लियर है। ये आपको हर एक पॉइंट के अंदर ध्यान रखना। अब बारी आती है तीसरी चीज निकालने की, यानी दो चीजें हमने निकालनी है फॉर्मूले की, ठीक है ना। अब तीसरी चीज यानी कि टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैसे निकालेंगे। तो इसके ना दो पार्ट बना लेना दोस्तों, यानी कि टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैसे निकालेंगे। गुड्स का अलग ध्यान रखना आप और सर्विस का अलग ध्यान रखना। तो पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि गुड्स का कैसे निकालते हैं। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि खाली क्वेश्चन गुड्स का ही दे रखा है, तो फिर आपको सर्विसेज का इग्नोर कर दो, बात खत्म होगी। ऐसा नहीं है कि फिर आप कहोगे अरे यार सर्विस का दे नहीं रखा, क्या करूं। गुड्स का दे रखा तो गुड्स का, और सर्विस का दे रखा तो सर्विसेज का, दोनों का दे रखा तो दोनों का। तो यहां पर अगर गुड्स का क्वेश्चन है मान लो, तो गुड्स के केस में टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स निकालना है। तो गुड्स का कैसे निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये दे रखा हुआ क्वेश्चन में, इसको लिख लेना। और 1.5 टाइम्स ऑफ गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड, क्वेश्चन में बता रखा होगा कि डोमेस्टिकली गुड्स कितना सप्लाई किया, उसका 1.5 टाइम्स कर दो। इन दोनों में से विच एवर लेस कर दो। बोलो क्लियर है कि नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या यहां पे भी एक चीज आपको इग्नोर करनी है। कौन सा टर्नओवर इग्नोर करना है, 89 4A 4B का टर्नओवर है ना, वो इग्नोर कर देना, एकदम बिल्कुल भूल जाना, ये मानना कि वो है ही नहीं। बोलो क्लियर है। लेकिन अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में क्या करेंगे, आइए वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले करंट ईयर में कितना पैसा आया है आपके पास, अमाउंट रिसीव्ड करंट ईयर वाला वो लिख लो। लिख लिया आपने कि करंट ईयर में अमाउंट रिसीव कितना हुआ है। एक चीज प्लस करनी है, एक चीज माइनस करनी है। प्लस कौन सी करनी है, अगर एडवांस में रिसीव हुआ है सर्विसेज के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, इन प्रीवियस ईयर, बट जीरो रेटेड जो सर्विसेज हैं वो आप करंट ईयर में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब पैसा तो एडवांस में मिल गया था प्रीवियस ईयर में, लेकिन जो सर्विसेज हैं वो करंट ईयर में दे रहे हैं, तो उसको प्लस कर देना। लेकिन अगर आपको एडवांस रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर में और सर्विसेज अपकमिंग ईयर में आप दोगे, तो उसको माइनस कर देना। ये बात आप ध्यान रखना। इसमें भी ये वाली चीज इग्नोर कर देना, सर्विस के रिगार्डिंग, वहां गुड्स के रिगार्डिंग वो वाला टर्नओवर इग्नोर करना था, यहां पे सर्विस वाला टर्नओवर इग्नोर करना है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना 89 4A 4B का। वो क्लियर है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैंने यहां पर पहला पॉइंट आपको खत्म करा दिया 100%। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले यानी कि जो भी मैंने एक एक चीज दी है, अगर आपको ये वर्ड टू वर्ड याद है, आप एक बार इसको समझ लो, फिर इसको याद कर लो, एक बार इसको लिख के देख लो, ठीक है ना। फिर आप इसके 3-4 क्वेश्चन, जो भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप एक बार वो बना लो। आपका काम बन गया दोस्तों। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपका 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्या इंक्लूड है क्या नहीं है। उसके लिए मैंने एक एक चीज यहां पे अच्छे से बना दिया आपके लिए। अब दूसरे रूल की बात करते हैं, रूल 89 सब रूल 5 की बात करते हैं। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो क्या आपको बातें ध्यान रखनी है, आइए इसकी बात करते हैं।
जो रूल 89 सब रूल 4 है वो है जीरो रेटेड सप्लाई वाला, ये है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ध्यान रखना रूल 89 5 के हिसाब से क्वेश्चन आए तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, प्रोडक्ट दे रखे होंगे जैसे मैंने लिख रखा है ABC, फिर इनपुट के जीएसटी रेट दे रखे होंगे जैसे मैंने लिख रखा है 18%, आउटपुट के जीएसटी रेट लिख रखे होंगे जैसे मैंने लिख रखा है। बोलो क्लियर है? तो आपको सबसे पहला एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज चेक करना कि जीएसटी के जो रेट दे रखे इनपुट के आउटपुट से कौन कौन से ज्यादा है वो देख लो प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट ए में देखो इनपुट का रेट ज्यादा है और आउटपुट का कम है। बी को देखो, बी में भी इनपुट वाला रेट ज्यादा है और ये कम है, लेकिन यहां पे बराबर है, इसको इग्नोर कर दो। यानी दो प्रोडक्ट ऐसे आगे जिसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर काउंट कर लेंगे। लेकिन इन दोनों में से भी अगर ये लाइन लिखी मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, ये वाली जैसे मैंने लिख रखा है कि भैया दो प्रोडक्ट मिल गया हमें ए और बी, लेकिन उसमें ये लिख रखा है कि जो प्रोडक्ट बी है वो नोटिफाइड है एज ए प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल बी अलाउड। बोलो क्लियर है? अगर ये लाइन लिखी मिल जाए तो प्रोडक्ट बी को भी हटा दो, तो खाली प्रोडक्ट ए कंसीडर कर लेना है। तो पहले तो ये वाली कंडीशन चेक कर लेना, उस कंडीशन में जैसे अपने दो प्रोडक्ट आगे थे, फिर अगर ये वाली चीज लिखी मिले तो उस प्रोडक्ट को भी हटा दो, खाली ए प्रोडक्ट बच गया, जो क्या आ जाएगा आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आ जाएगा, वो वाला प्रोडक्ट हो जाएगा ए खाली। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर लेना अपना पूरा का पूरा, ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेना आप। कैसे फॉर्मूला है? नेट आईटीसी इनपुट वाला, ध्यान रखना खाली इनपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इनपुट वाली बात कर रहे हैं खाली। तो ये एक एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि क्या लिख रखा है नेट आईटी, इसलिए मैंने बिल्कुल ध्यान से लिख रखी है एक एक चीज। नेट आईटीसी खाली इनपुट वाला मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड नहीं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में खाली ए वाला ए प्रोडक्ट आया है तो उसी का लेना है खाली। तो टर्नओवर कौन सा लेना है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, गुड्स एंड सर्विसेज का, दोनों का, ठीक है ना, लेना है, लेकिन खाली प्रोडक्ट ए का लेना है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में सारा टर्नओवर ले लेना, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? किसी का भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसमें से जब ये अमाउंट निकल जाएगा ना, इसमें से माइनस कर दो टैक्स पेबल। टैक्स पेबल कैसे निकालते हैं? टैक्स पेबल निकालना है ए का, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कौन सा है? प्रोडक्ट ए, उसका आउटपुट रेट देख लो जीएसटी का क्या है, उसका निकाल देना टैक्स पेबल क्या है। बोलो क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय नेट आईटीसी, मतलब ये जो नेट आईटीसी ने यहीं पर ध्यान रखना, ये नेट आईटीसी नीचे भी आएगा और ऊपर भी आएगा, लेकिन ऊपर तो आएगा इनपुट वाला, ये वाला पूरा ऐसे कैसे, नेट आईटीसी इनपुट वाला था ना, ये ऐसे कैसे ऊपर वाला जाएगा, लेकिन नीचे वाले में नेट आईटीसी आएगा, लेकिन इनपुट के साथ साथ इनपुट सर्विस वाला ऐड कर देना, ये बात ध्यान रखना। और इस तरीके से आपका ये पहले फॉर्मूला लिख लेना ढंग से, और उसके बाद आप अपना एक एक चीज निकालना शुरू कर देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। इससे भी रिलेटेड अगर 2-3 क्वेश्चन दे रखे होंगे आपके कंपाइलर में, अब आप एक बार कर लो, आपको बिल्कुल आराम से, पहले अगर ये चीजें आती है कि भैया क्या करना क्या नहीं करना, तो बात खत्म हो जाएगी। चलें आगे, ठीक है ना। 2 चीजें हो गई हैं, टोटल हमें 5 चीजें करनी है। अब 2 चीजें हो गई दोस्तों, अब मैं आपको कराने वाला हूं तीसरी चीज, ठीक है ना। और ये तीसरी चीज मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट है, ठीक है ना। मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि मई 26 की अमेंडमेंट है ये, और मई 26 की अमेंडमेंट आपको नवंबर 26 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है, अच्छे से कर लेना है इसको, ठीक है। चलें आगे। अमेंडमेंट मई 26, एक ही अमेंडमेंट है। प्रोविजनल रिफंड तो चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसकी अमेंडमेंट किसके ऊपर है? प्रोविजनल रिफंड के ऊपर है। तो प्रोविजनल रिफंड का मैंने यहाँ पे पूरे नोट्स बना दिए हैं, तो इसमें 1, 2, 3 और टोटल 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं बस। और 4 पॉइंट में क्या अमेंडमेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ 4 पॉइंट अगर आपको ध्यान हो गए तो आपका काम बन जाएगा। तो कैसे ध्यान रखोगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोविजनल रिफंड की बात कर रहे हैं। सेक्शन ध्यान रखने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। पहला पॉइंट, 4 पॉइंट ध्यान रखने इसके अंदर। पहला पॉइंट रीड कर लो, छोड़ दो, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी क्लेम फॉर रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है ना। प्रोविजनल रिफंड की बात कर रहा है जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, ठीक है ना। तो पीओ जो है मेयर रिफंड, प्रोफेसर मेयर रिफंड ऑन प्रोविजनल बेसिस। तो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में अगर रिफंड है, क्लेम हो रहा है, तो प्रोफेसर हो सकता है कि प्रोविजनल बेसिस पर रिफंड, ठीक है ना, अलाउ कर दे। बोलो क्लियर है? लेकिन वो कितना अलाउ करेगा वो यहां पे बता रखा है। कितना? 90% ऑफ टोटल अमाउंट सो क्लेम, जो क्लेम किया गया है उसका टोटल का 90% तक। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद यहां पे क्या लिख रखा है? देयर आफ्टर, उसके बाद क्या करेगा प्रोफेसर?
एक ऑर्डर पास करेगा सेक्शन 54 सब सेक्शन 5 के अंदर फॉर फाइनल सेटलमेंट ऑफ रिफंड क्लेम आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट हो गए उनको वेरिफिकेशन करने के बाद, ठीक है ना, बोलो क्लियर है, और यहां पर फाइनल सेटलमेंट के अंदर एक ऑर्डर पास कर देगा। बस इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, 2-3 बातें ध्यान रख लेना। क्या कि अगर रिफंड बन रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, हो सकता है प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ कर दे रिफंड, ठीक है, लेकिन कितना अलाउ करेगा, टोटल का 90% करेगा, और जिसके लिए वो बाद में ऑर्डर पास करेगा। बस इतनी सी बात मोटा मोटा ध्यान रख लेना। लेकिन ये अच्छे से ध्यान रखना, ये याद करना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा, इसको समझना हो तो समझ लो, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प कर देता हूं। यही अमेंडमेंट है बेसिकली जो मई 26 के अंदर आई थी, वो पिछली वाली अमेंडमेंट नहीं थी, उसमें कोई चेंज था नहीं। अब अमेंडमेंट क्या है ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा पॉइंट, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल नॉट बी अलाउड रिफंड ऑन प्रोविजनल बेसिस। मतलब कुछ ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिनको रिफंड अलाउ नहीं है, ठीक है ना, प्रोविजनल बेसिस पे। वो कौन कौन से वो यहां पर बता रखे हैं, ये आपको रट लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। 2 बता रखे हैं। पहला क्या बता रखा है, एनी पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति who has not undergone आधार ऑथेंटिकेशन अंडर रूल 10B, ठीक है ना, ऑफ CGST रूल। तो यहां पे क्या है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, जिसने आधार ऑथेंटिकेशन होता है ना रूल 10B वाला, ठीक है ना, भैया उसके अंदर नहीं गया वो, या कोई ऐसा व्यक्ति, एनी पर्सन हु इज एंगेज इन, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किस चीज की सप्लाई में एंगेज है, कुछ गुड्स स्पेसिफाई कर रखे इनसे रिलेटेड। सोचो एक दुकान है, दुकानदार क्या कर रहा है, सुपारी बेच रहा है, ठीक है ना, वो सुपारी बेचते ना, पान मसाला बेच रहा है, टोबैको बेच रहा है, तो ये 3 याद हो गए। एक दुकानदार क्या बेच रहा है, सुपारी, पान मसाला, टोबैको बेच रहा है, ठीक है ना, और टोबैको का क्या हुआ मैन्युफैक्चर हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ओके। और क्या बेच रहा है वो, तेल बेच रहा है। तेल कौन सा बेच रहा है वो, एसेंशियल ऑयल, ठीक है ना, ओके। ये पूरा नाम याद रखने के लिए ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना, एसेंशियल ऑयल, बोलो क्लियर है, एसेंशियल ऑयल, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे ध्यान रखना, ये 5 प्रोडक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं क्या, ठीक है ना, यहां पर ये बता रखा है कि भैया कुछ ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिनको रिफंड जो होता है प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ नहीं होते। वो 2 लोग हैं, कौन कौन से, एक तो वो व्यक्ति जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं गया है, और दूसरा वो व्यक्ति जो इस तरीके के गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, किस तरीके के, ठीक है ना, जो दुकान पे मिलते हैं मोटा मोटी 5 गुड्स। ये बात ध्यान रख लेना, बस को क्लियर है कि नहीं है, याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। तो एक बात आपकी काम बन गया, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देख लेना, हो सकता है एमसीक्यू पूछ ले, और ये प्रोडक्ट याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना, चेक कर लेंगे इनके ऊपर। अब यहां पे इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये है तीसरा पॉइंट, प्रोविजनल बेसिस पर रिफंड के अंदर ये तीसरा पॉइंट है, कंडीशंस है बेसिकली, कि प्रोविजनल बेसिस पर रिफंड क्लेम करना है तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी वो बता रखा है। तो जो एप्लीकेंट है, हैज ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स पीरियड टू विच क्लेम फॉर रिफंड रिलेट, ठीक है ना, तो जिस के रिगार्डिंग वो क्लेम कर रहा है उस टैक्स पीरियड से प्रीसीडिंग 5 साल, ठीक है ना, एप्लीकेंट उससे पिछले 5 साल, ठीक है ना, नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है ना, वेयर, जहां पर जो अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड था ना वो 2.5 करोड़ से ज्यादा था। बस ये ध्यान रखना, बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये कंडीशन है, ठीक है, 2.5 करोड़ से ज्यादा और पिछले 5 साल के अंदर प्रोसिक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरी अमेंडमेंट इसी के अंदर ये है, पॉइंट नंबर 4 यानी, ठीक है ना। अब ये भी आपको रटना पड़ेगा, याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि देखो आपको पता ही है कि कभी कभी थोड़ा सा समझा जा सकता है और थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ता है ना। तो जहां समझी जा सकती चीज समझ लो भाई। कहीं पर अगर ऐसा लगता है कि 90% चीजें समझ में आ गई, 10% नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो 10% छोड़ देगा या 5% नहीं आ रही, ठीक है ना कहीं तो आपको एग्जाम में लिखना है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, इसके अंदर ये भी अमेंडमेंट है जो मई 26 के अंदर डाली इन्होंने। तो जो प्रॉपर ऑफिसर की हमने बात की है, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो रिकॉर्ड करेगा रीजन, ठीक है, राइटिंग में, मे नॉट ग्रांट रिफंड ऑन प्रोविजनल बेसिस। अगर वो रिफंड ऑन प्रोविजनल बेसिस ग्रांट नहीं कर रहा है तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा, बेसिकली इतना बता रखा है। हाउएवर सेड ऑर्डर, वो जो ऑर्डर पास कर रहा है, सेल नॉट बी रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत नहीं है ऑर्डर की, टू बी रीवैलिडेट बाय द प्रॉपर ऑफिसर, ऑर्डर को रीवैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा ध्यान रख लेना। बताओ इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। चलें आगे कि नहीं? बिल्कुल चलते हैं। अब आगे चलते हैं, चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं। तो यहां पे आ जाते हैं और एक बार मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखा दूं कितने पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों यहां पर 5 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया है,
और तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया है। एक तरीके से कह लो कि आपका 95% एग्जाम के लिए आप तैयार हो गए इन 3 पॉइंट से ही, ठीक है ना। अब मैं आपको 100% करने के लिए, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल एकदम लगे कि यार ऐसा ना लगे कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसलिए अमेंडमेंट आई थी मई 25 में, 4 अमेंडमेंट आई थी, ठीक है ना। आइए उन अमेंडमेंट को देख लेते हैं। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसलिए थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहां आ जाते हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं मई 25 वाली, यानी पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। टोटल 5 पॉइंट है ना, अब पॉइंट नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। आ जाओ यहां पे, ये है अपना पॉइंट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट मई 25। कितनी अमेंडमेंट है? 4 में से 2 अमेंडमेंट आपको करनी नहीं है। अब आपको 2 अमेंडमेंट क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इसमें से मई 25 की एक अमेंडमेंट मैं आपको रूल 89(4) रूल 89(5) में जो अमेंडमेंट आई थी वो ऑलरेडी मैं पीछे कवर करा चुका हूं। जब मैंने रूल 89(4) कराया और 85 कराया तो वहीं पर मैंने कवर कर ली थी, इसलिए आपको अलग से यहां करने की जरूरत है नहीं है। दूसरा क्या ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत होती है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं। आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट बनती है, एक ये और एक ये, जिसके ऊपर मुझे ध्यान है, शायद इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, कब आया था शायद ध्यान नहीं मुझे, और ये लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी और ये वाली भी, तो अच्छे से देख लेना प्लीज, है ना। आइए इन दोनों को पढ़ते ढंग से आ जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये रहा, ठीक है ना, तो ये मई 25 के अंदर 2 अमेंडमेंट आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये वाली, इसको कैसे ध्यान रखोगे? अगर, ठीक है ना, एक्सपोर्ट कर दिया और एक्सपोर्ट करने के बाद, ठीक है ना, जो प्राइस है वो अपवर्ड रिवीजन हो गया प्राइस में और आपको एडिशनल आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, तो क्या होगा भैया? क्या उसके लिए कोई अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी रिफंड के लिए? नॉर्मली तो एक्सपोर्ट के केस में कोई एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं होती, पर सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपोर्ट करने के बाद प्राइस में रिवीजन हो गया, यानी अपवर्ड रिवीजन हो गया और आपको एक्स्ट्रा एडिशनल आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, क्या उसके लिए अलग से एप्लीकेशन लगाने की जरूरत है या नहीं है? ये बात हम यहां पे पढ़ रहे हैं। आइए इसको समझते हैं और इसको देखते हैं। ये है थ्योरी का पॉइंट, पहले मैंने इसको लिख रखा है, ठीक है। अब यहां पे कहता है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी। अब मान लो कोई बंदा है, ठीक है ना, और उस बंदे ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट पे अपवर्ड रिवीजन प्राइस हो गया, अब वो एडिशनल आईजीएसटी पे कर रहा है उसके ऊपर जो अपवर्ड रिवीजन हुआ है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करने के बाद, ठीक है ना, उस पे एडिशनल आईजीएसटी पे कर रहा है। अब क्या वो क्लेम कर रहा है कि भैया रिफंड चाहिए? एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन इन प्राइस ऑफ गुड्स सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट। अब आपको याद समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे अब क्या लिख रखा है यहाँ पे? मे फाइल एन एप्लीकेशन, उसे एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर सच रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी के लिए जो उसने पे किया है उसको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉनिकली करनी पड़ेगी। उसके लिए फॉर्म कौन सा भरा जाएगा? कॉमन पोर्टल पे करना पड़ेगा और फॉर्म जीएसटी RFD 01 भरा जाएगा। बस ये बात ध्यान रखनी है, ये मैंने यहाँ पे नीचे समझा भी रखा है एक छोटा सा एग्जांपल बना के। ब्रो यानी कि मैं हूं, मैं एनी पर्सन, ठीक है ना, है ना। तो मैंने एक्सपोर्ट किया, ओके, अब एक्सपोर्ट किया मैंने, अब एक्सपोर्ट कर दिया मान लो, ठीक है ना, 5 करोड़ का, और उस पर जो भी आईजीएसटी बनी थी ये वाला रिफंड तो वैसे ही हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट जो 8 करोड़ था ना, इसके बाद मान लो अपवर्ड रिवीजन हो गया प्राइस, ठीक है ना, ओके, 8 करोड़ हो गया, तो जो ये 3 करोड़ है एक्स्ट्रा अपवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस सब्सिक्वेंट, ठीक है ना, एक्सपोर्ट के बाद, इस पे मैंने एडिशनल आईजीएसटी पे की मान लो 10 लाख। तो ये जो 10 लाख है ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कॉमन पोर्टल पर इस फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बस ये लिख रखा है, आई होप क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये आपको, ठीक है ना, वो वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये भी काफी अच्छा पॉइंट है, देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना जो मैं भी पढ़ाने जा रहा हूं, इस पॉइंट को भी अच्छे से, क्योंकि जो मैंने लिख रखा है ना ये मत छोड़ देना आप। ऐसा मत करना कि पता लगे कि बिल्कुल आप सोचो कि अरे भैया ये इतना भी वो नहीं अच्छा नहीं रहता ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीए फाइनल के स्टूडेंट है, राइट, है ना। ऐसा नहीं है कि भैया हम लोग कोई कॉलेज के पेपर दे रहे होते तो समझ में आता है कि चलो यार कुछ देख के चलेगा, बात खत्म होगी। लेकिन मैं आपके लिए लेके आऊं 99.999% एग्जाम में आने के पूरे चांस यहीं से हैं जो मैंने आपको कराया, ठीक है ना, मैक्सिमम। अगर आप ये कर लेते हो और सारे कंपाइलर का क्वेश्चन कर लेते हो तो कोई दिक्कत आपको रहने वाली नहीं है, जिसमें मैंने मई 25 की अमेंडमेंट भी डाल दी है, मई 26 की भी डाल दी है। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, यहां पे है कैंटीन। अब कैंटीन को कैसे ध्यान रखोगे? देखो मैं आपको बताता हूं, इसको ऐसे ध्यान रखना,
ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखना, आपके आस पड़ोस में कोई कैंटीन है, जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, और उसके पिताजी जो है फौज में है, तो उनके ना पड़ोस में एक कैंटीन है, ठीक है ना, फौजियों की कैंटीन है, ठीक है ना। बस उससे ध्यान रखना, डिफेंस की बात कर रखी इसमें, तो मैं उसका एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा आपको इजी रह जाएगा और आपको याद हो जाएगा। तो रिफंड ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव बाई, वो जो कैंटीन है, ठीक है ना, उसने इनवर्ड सप्लाई किया है, गुड्स का इनवर्ड सप्लाई किया है और उस पर जीएसटी पे किया है, ठीक है ना, तो उसका रिफंड की बात कर रहा है। अगर उसको रिफंड लेना तो क्या होगा? कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, ये पूरा नाम है इसका, सीएसडी बोलते हैं इसको। बोलो क्लियर है? आइए इसका एक एक पॉइंट बारीकी से यहां पे देखते हैं। पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, इसमें तीन बातें, एक दो तीन, बहुत ध्यान से देखना। कैंटीन जो दोस्त की है मेरी, वो जो मैंने बताई डिफेंस वाली, अब उसकी बात कर रहे हैं हम, कहानी ये है, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर ये मेरा दोस्त है, ये रहा, और हमारे घर के पास ही सोनीपत में कैंटीन है यहाँ पे डिफेंस की, चलो ऐसे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये डिफेंस की कैंटीन है, यानी कि सीएसडी, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। वो जो कैंटीन है वो किसके अंडर रन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बोलो क्लियर है? वो फौज में है ना उसके पिताजी, तो इसलिए, ठीक है ना, तो वो डिफेंस वाली कैंटीन होगी। बोलो क्लियर है? हैज बिन नोटिफाइड, उस कैंटीन को नोटिफाइड किया गया है, एज ए पर्सन हु शैल बी एंटाइटल टू क्लेम, वो कैंटीन क्लेम कर सकती है रिफंड, ठीक है ना, जो उसने जीएसटी पे किया है उसका रिफंड ले सकती है। रिफंड ऑफ 50%, कितना? 50% ऑफ एप्लीकेबल, जो भी सीजीएसटी आईजीएसटी उसने पे किया है, जो भी उसने इनवर्ड सप्लाई की है गुड्स का, उसके ऊपर चाहे उसने सीजीएसटी आईजीएसटी जो भी पे किया होगा, उसका 50% रिफंड क्लेम कर सकती है वो कैंटीन। बोलो क्लियर है? और जो उसने गुड्स परचेज किया है, यानी इनवर्ड सप्लाई की है, वो किस लिए की है? फॉर द पर्पस ऑफ सब्सिक्वेंट सप्लाई। अब कैंटीन तो क्या होगा, आगे सप्लाई कर देंगे ना, जो लोग वहां पे, ठीक है ना, फौज वगैरह में है, उन जो उनकी फैमिली है या वो लोग है, वो जाएंगे वहां पे खरीदेंगे, यानी सब्सिक्वेंट सप्लाई कर देंगे वो, ठीक है ना, या तो उन लोगों को कर देंगे या दूसरी कैंटीन को कर देंगे। सब्सिक्वेंट सप्लाई ऑफ सच गुड्स टू यूनिट रन, ठीक है ना, कैंटीन ऑफ सीएसडी, मतलब जो वो सीएसडी है ना, वो वाली कैंटीन, या तो वो कोई यूनिट रन कर रही हो उसको सप्लाई कर रहे हो, और या एथोराइज्ड कस्टमर, मतलब जैसे उसके पिताजी या उसकी फैमिली, ठीक है। बोलो क्लियर है? आई होप इस कहानी से आपको ये याद होगा हुआ। अब चलते हैं आगे की तरफ, इसमें कुछ बातें और दे रखी जो आपको ध्यान रखनी है। यहां पर फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग द रिफंड, अगर उस कैंटीन को, जो सीएसडी है, जो मेरे दोस्त के घर के पास है डिफेंस वाली, अगर उस कैंटीन को रिफंड चाहिए तो उसको कुछ बातें करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? पहले तो उस कैंटीन को अप्लाई करना पड़ेगा रिफंड को। रिफंड अपने आप नहीं मिलेगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा हर एक क्वार्टर में, एवरी क्वार्टर में एक बार, और वो भी कहां पर? कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिकली। पहला पॉइंट क्लियर होगा दोस्तों, रिफंड लेने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा हर एक क्वार्टर में कम से कम एक बार। बोलो क्लियर है? दूसरा, कौन से फॉर्म में करना पड़ेगा? फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01 के अंदर। तीसरा क्या ध्यान रखना है? रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाई एप्लीकेंट शैल बी अवेलेबल इफ, देखो रिफंड तो उनको मिल जाएगा जो भी टैक्स पे किया उस कैंटीन ने, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स वर रिसीव्ड फ्रॉम ए रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस, मतलब उस कैंटीन ने जिससे माल खरीदा हो सामने वाले बंदे से, वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और उसने टैक्स इनवॉइस वगैरह के अगेंस्ट वो गुड्स सप्लाई किया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, नेम एंड जीएसटी, ठीक है ना, ऑफ एप्लीकेंट इज मेंशन इन द टैक्स इनवॉइस, जो भी उस रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स इनवॉइस इशू किया है उसमें नाम और जीएसटी नंबर एप्लीकेंट का होना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आगे चलते हैं। गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, जो भी कैंटीन ने उससे माल खरीदा है, ठीक है ना, वो उसका पर्पस क्या होना चाहिए? आगे सप्लाई करने का होना चाहिए, या तो उस कैंटीन की कोई यूनिट है उसको, या जो मेरा दोस्त है यानी उसकी फैमिली एथोराइज्ड कस्टमर को। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आई होप इस स्टोरी से आपको पूरा याद हो गया हो। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 5। उसके बाद कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है, ठीक है ना, कि इन 5 पॉइंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हो 100% कंपाइलर के अंदर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। आपका चैप्टर 100% हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत है नहीं, आपके 5 नंबर पक्के। ये क्वेश्चन है जो कि थ्योरी का प्योर आपसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्शंस टू प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। टोटल यहां पे मैंने 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 के 6 याद हो जाएंगे, कम से कम 4 तो आपको याद होने ही चाहिए। आइए इनको देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट,
ठीक है ना, किस किस चीज का, ठीक है ना, रिफंड एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है ना। तो क्या क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं? पहला एक्सेप्शन ये कहता है रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ और ऑन इनपुट सर्विसेज, ठीक है ना, यूज्ड इन मेकिंग सच एक्सपोर्ट। बोलो क्लियर है? अब आप क्या कर रहे हो? टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, टैक्स पे कर रहे हो, ठीक, किसके ऊपर? एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट किसका? इसका। और इनका यूज कहां हो रहा है? ठीक है, मेकिंग सच एक्सपोर्ट। तो भैया आप क्या करो, आप वो रिफंड क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का एक्सेप्शन है, मतलब आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर कोई अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, ठीक है ना, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ा हुआ है, बोलो क्लियर है, इन रेस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स where credit has accumulated on account of rate of tax on input being higher than rate of output। बोलो क्लियर है? ऐसे केस में अनयूटिलाइज आईटीसी पड़ा है तो आप उसका भी रिफंड ले सकते हो, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिफंड ऑफ, या फिर किसका रिफंड? टैक्स पेड ऑन ए सप्लाई, एक ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर आपने टैक्स दे दिया है, विच इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है ना, फॉर विच इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। मतलब एक ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया है लेकिन अब सप्लाई नहीं दी है, ठीक है ना, सप्लाई ही नहीं की है लेकिन आपने टैक्स भर दिया है, तो आप अपना रिफंड ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगला, अगर सेक्शन 77 का केस है, सेक्शन 77 का केस क्या होता था? टैक्स रोंगली कलेक्टेड, गलती से टैक्स कलेक्ट कर लिया किसी से, ठीक है ना, और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भर दिया, तो कोई बात नहीं, रिफंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। इफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नॉट बीन पास्ड, मतलब आपने जो टैक्स का बर्डन है ना खुद ही बियर किया, किसी को पास ऑन नहीं किया, तो फिर तो आपको ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिफंड मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? आगे कहता है सच अदर क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है ना, हु हैज बोर्न, या तो मतलब ऐसा भी कोई व्यक्ति, ठीक है ना, उसको मिल सकता है पैसा, किसको? जिसने जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है ना, ठीक है ना, वो बोर्न किया है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, ठीक है ना, तो उसको भी क्या है, पैसा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिफंड मिल सकता है। तो ये 6 पॉइंट थे, यहां पे 100% काम हो जाता है। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन यानी 5 पॉइंट करा दिए, ये कहने के लिए 5 पॉइंट है, कुल मिला के आपका 99.9% चैप्टर जो है यही है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, उबड़ खाबड़ चीजें पढ़ लेते हैं, फिर ठीक है, फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहले ही इसमें क्लियरिटी ले आओ, 100% कर लो, इसको लिख के देख लो, इनको बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है। उसके साथ फिर आप कंपाइलर के अंदर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है सारे बना लो। अगर फिर भी आपको लगे कि 1% भी क्यों रहे, तो फिर आप चाहो तो बेशक बाकी के 2-4 पॉइंट जो भी आप करना चाहो एक्स्ट्रा कर सकते हो। बोलो क्लियर है? आज के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये नोट्स फ्री में लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो संडे को मुझे कॉल कर सकते हो, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मैं आपको अच्छे से टाइम दे सकता हूं और अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकता हूं, ठीक है ना। अगर आपको उससे हेल्प मिले तो ये मेरे लिए काफी अच्छी चीज रहेगी, यानी कि आपको हेल्प करना ही तो मेरा मेन मोटिव, राइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।